तो चलिए सीधे आज के इस खास चर्चा में चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बारे में। एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक पहेली है। इनका करियर, सच कहूं तो जितना असाधारण रहा है, उतना ही विवादों से भी घिरा रहा है। तो आइए इस गहराई से भरे विश्लेषण को शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में हम उनके पूरे सफर को ट्रैक करेंगे, एक निडर फील्ड एजेंट से लेकर आज के समय में भारत की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के आर्किटेक्ट बनने तक। हम उनके राइज, अंडरकवर ऑपरेशंस, उनकी नई सुरक्षा नीतियों और हाँ, उनके कार्यकाल से जुड़े कड़े राजनीतिक विवादों को भी पूरी तरह निष्पक्ष होकर समझेंगे। सेक्शन 1, स्पाई मास्टर का उदय, यूपीएससी से आईबी तक। 1945 में उत्तराखंड के एक फौजी परिवार में जन्मे अजीत डोभाल की शुरुआत ही कुछ अलग थी। सरकारी सेवा में उनकी एंट्री बहुत ही तेज रही और शुरुआत से ही उनमें बड़े बड़े क्राइसिस को सुलझाने का एक गजब का टैलेंट दिखने लगा था। अब जरा इस स्पीड पर गौर कीजिए। 1968, उम्र सिर्फ 22 साल और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर। लेकिन जो बात असल में चौंकाती है वो है 1971 का थालासेरी दंगा। बिना किसी बल प्रयोग के, बिना किसी वायलेंस के, सिर्फ अपने दिमाग और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन्होंने एक हफ्ते में सब शांत कर दिया। इसी कमाल ने उन्हें सीधे दिल्ली के इंटेलिजेंस ब्यूरो में डायरेक्ट एंट्री दिला दी और फिर 1975 में सिक्किम के शांतिपूर्ण विलय में भी उनका रोल बहुत ही क्रूशियल रहा। सेक्शन 2, अंडरकवर ऑपरेशंस, मिजोरम, पाकिस्तान और स्वर्ण मंदिर। अगर हम इंटेलिजेंस ब्यूरो में उनके शुरुआती दिनों को देखें तो मतलब वो किसी हॉलीवुड की एस्पियोनाज थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं लगते। यहाँ एक नंबर बहुत मायने रखता है और वो है 6। दरअसल मिजोरम में मीजो नेशनल फ्रंट के 7 टॉप मिलिटेंट कमांडर्स थे और डोभाल ने अपनी नेगोशिएशन स्किल्स से उनमें से 6 को भारत सरकार के पाले में कर लिया था। 7 में से 6। पर सवाल है, ये हुआ कैसे? उन्होंने म्यांमार में बाघियों के कैंप में एक जासूस की तरह घुसपैठ की, कमांडर्स के साथ शराब पीकर उनका भरोसा जीता और तो और बिना अपनी पत्नी को भनक लगे उन खतरनाक मिलिटेंट्स को अपने ही घर पर पोर्क डिनर के लिए होस्ट कर लिया। ये लिटरली आग से खेलने जैसा था। लेकिन इसी रिस्क ने उन बागियों को राज्य का दर्जा पाने के लिए बातचीत की टेबल पर ला दिया। इस बात का इंपैक्ट समझना हो तो मिजो नेशनल फ्रंट के लीडर लाल डेंगा का ये बयान सुनिए। वो मेरे 6 कमांडर ले गया, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। बिना एक भी गोली चलाए सामने वाले का पूरा सपोर्ट सिस्टम ही खत्म कर देना। इसी रणनीति ने मिजोरम में शांति स्थापित की। मिजोरम और सिक्किम के बाद शुरू होता है उनका पाकिस्तान का चैप्टर। करीब 7 साल तक वो पाकिस्तान में डीप अंडरकवर रहे। ऑफिशियली वो इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी थे, लेकिन असल में वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की खुफिया जानकारी निकाल रहे थे। सोचकर ही रोंगटे खड़े होते हैं कि वो कहूटा न्यूक्लियर लैब के बाहर एक भिखारी के भेष में घुमा करते थे। 2 बार पकड़े भी गए, एक बार कान छिदवाने की वजह से और एक बार नकली दाढ़ी की वजह से, लेकिन हर बार बाल बाल बच निकले। अब आते हैं 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर पर। स्वर्ण मंदिर से मिलिटेंट्स को बाहर निकालने के लिए उन्होंने एकदम सटीक प्लान बनाया। पहले एक रिक्शा वाला बनकर जानकारी निकाली, फिर एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट का नाटक करके अंदर एंट्री ली, मिलिटेंट्स का भरोसा जीता, उनकी लोकेशंस का नक्शा बनाया और फिर अंदर पानी और बिजली की सप्लाई कटवा दी। नतीजा, बिना ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी कोई तबाही दोहराए एक शांतिपूर्ण सरेंडर। और 1999 के कुख्यात कंधार विमान अपहरण को कैसे भूल सकते हैं? उस क्राइसिस में डोभाल चीफ नेगोशिएटर थे। हाईजैकर्स की डिमांड बहुत ही भारी भरकम थी, 36 आतंकवादी और $200 मिलियन। लेकिन डोभाल ने अपनी स्किल से उस डिमांड को घटाकर सिर्फ 3 आतंकवादियों की रिहाई और 0 पैसों पर ला दिया। हालांकि वो रिहाई भी देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका तो थी ही। सेक्शन 3, फ्रॉम शैडोज टू स्ट्रैटेजी, शेपिंग द नेशंस पॉलिटिकल लैंडस्केप। 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से रिटायर होने के बाद उनका काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया। अब वो फील्ड से निकलकर सीधे राजनीतिक और रणनीतिक दांवपेच की दुनिया में आ गए थे। रिटायरमेंट के बाद अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम करते हुए उन्होंने एक बेहद ही बोल्ड प्लान बनाया। प्लान था दुबई में एक फैमिली फंक्शन के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खात्मा। इसके लिए दाऊद के ही दुश्मन छोटा राजन के गिरोह से शूटर्स भी रिक्रूट कर लिए गए थे। लेकिन एकदम ऐन मौके पर बाजी पलट गई। मुंबई पुलिस ने दिल्ली के एक होटल में उन शूटर्स को अरेस्ट कर लिया और पूरा का पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। अब जाहिर है, इतने बड़े ऑपरेशन के फेल होने से फ्रस्ट्रेशन तो होना ही था। इसी दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी काफी तीखी बहस हुई। बताया जाता है कि उन्होंने आईपीएस अफसर मीरन बोरवणकर से गुस्से में कहा था, आई विल टीच यू अ लेसन।
ये इंसिडेंट बहुत कुछ कहता है कि कैसे स्टेट पुलिस और नेशनल इंटेलिजेंस के गोल्स कई बार एक दूसरे से पूरी तरह टकरा जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस यानी थिंक टैंक्स की तरफ लगा दिया। 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी VIF नाम के थिंक टैंक की शुरुआत की। इसी VIF ने 2011 में काले धन पर एक बड़ी रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसने देश में एंटी करप्शन प्रोटेस्ट की एक बड़ी लहर पैदा कर दी। इन सब चीज़ों ने कहीं न कहीं उस माहौल को बनाने में मदद की, जिसके बाद 2014 में सरकार बदली और डोभाल देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA बन गए। सेक्शन 4 द न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, राष्ट्रीय रक्षा में बदलाव। NSA बनते ही उनका सबसे पहला और बड़ा काम था देश की सुरक्षा के उस पुराने तरीके को पूरी तरह से बदलना जो सालों से चला आ रहा था। उन्होंने देश की स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। पहले हमारी अप्रोच डिफेंसिव होती थी, मतलब हमले का इंतजार करो और फिर खुद को बचाओ। लेकिन उन्होंने इसे डिफेंसिव ऑफेंसिव बना दिया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब हम सिर्फ वार नहीं सहेंगे, बल्कि जो हमारे लिए खतरा है उसके हमला करने से पहले ही उसे जड़ से मिटा देंगे। एक बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच। और इस नई अग्रेसिव नीति का असर तुरंत दिखने भी लगा। ये सब उन ऑपरेशंस में साफ झलकता था जिन्हें उन्होंने खुद डिज़ाइन किया। चाहे 2014 में इराक से 46 भारतीय नर्सों का सुरक्षित रेस्क्यू हो, म्यांमार और बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक्स हों, या फिर कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, ये सब इसी नई नीति का हिस्सा थे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी बड़े ऑपरेशंस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में सेंट्रलाइज कर लिया। सेक्शन 5 पॉलिटिकल क्लैशेस एंड कंट्रोवर्सीज, द प्राइस ऑफ पावर। अब देखिए, जब इतनी सारी पावर किसी एक इंसान के हाथ में सेंट्रलाइज्ड हो जाए तो बड़े राजनीतिक विवाद और आरोप लगना तो तय है ना। कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी तनातनी का एक लंबा इतिहास रहा है। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने कश्मीर में कांग्रेस को काउंटर करने के लिए गुपचुप तरीके से PDP पार्टी बनवाने में मदद की। कहा जाता है कि इसी के जवाब में कांग्रेस सरकार ने उनके IB डायरेक्टर के कार्यकाल को 2 साल से काटकर सिर्फ 8 महीने का कर दिया था। इसके अलावा NSA के पद पर IFS अधिकारियों को बिठाने की जो पुरानी परंपरा थी, उसे तोड़ने के लिए भी उन पर काफी सवाल उठे। उन पर अपनी खुफिया पावर का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए करने के आरोप भी लगते रहे हैं। बात सिर्फ राजनीति तक ही नहीं रुकी। उनके बेटों के बिजनेस को लेकर भी काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए गए, जैसे कि उनके एक बेटे की इन्वेस्टमेंट फर्म में एक पाकिस्तानी नागरिक का पार्टनर होना, या उनके थिंक टैंक को विदेशी डिफेंस कंपनियों से फंडिंग मिलने के दावे। यहां तक कि नोटबंदी के ठीक 13 दिन बाद उनके दूसरे बेटे द्वारा केमन आइलैंड्स में हेज फंड खोलने की बात भी उछाली गई। लेकिन हाँ, यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि डोभाल परिवार ने इन आरोपों को लेकर नेताओं पर मानहानि का केस किया और उसे जीता भी। उस विवाद का कानूनी नतीजा ये निकला कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश को मानहानि के मुकदमे के बाद विवेक डोभाल से लिखित में माफी मांगनी पड़ी। ये इस बात का एक बड़ा सबूत है कि डोभाल परिवार पब्लिक और लीगल दोनों ही मोर्चों पर अपनी साख बचाने के लिए कितनी मजबूती से लड़ता है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के बिल्कुल आखिर में हैं, और ये सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, क्या देश की असली सुरक्षा के लिए सच में एक ऐसी पावर की जरूरत है जो हमारी नॉर्मल राजनीतिक निगरानी और सिस्टम से बाहर जाकर काम करें? एक तरफ उनके ऑपरेशंस की वो बेमिसाल सफलताएं हैं और दूसरी तरफ ये बड़े-बड़े राजनीतिक विवाद। तो क्या एक देश को सुरक्षित रखने के लिए एक स्पाई मास्टर का सिस्टम के नॉर्मल रूल से ऊपर उठना वाकई जरूरी है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।